डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कल्प इंग्लिश एकेडमी में। हालांकि अब एग्ज़ाम के मात्र 2 या 3 दिन रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के लगातार फ़ोन आ रहे थे कि सर क्लोज़ का चैप्टर जो है अभी हमें समझ में नहीं आया है, क्लोज़ का निर्धारण करना बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए। तो स्टूडेंट, ये जो चैप्टर है मैं उन्हीं स्टूडेंट्स को डेडिकेट कर रहा हूँ जिन्होंने मुझे इसके लिए कहा। अपनी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि एग्ज़ाम में क्लोज से रिलेटेड आपका क्वेश्चन गलत ना हो। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और अगर आपको इससे हेल्प मिले तो मुझे ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि आपकी इसी तरह की डाउट्स का जो हम कह सकते हैं निस्तारण है, डिस्पोजल है, जो कल्प इंग्लिश एकेडमी में होता रहेगा आपको आगे से किसी भी एग्ज़ाम में। ये तो एक एग्ज़ाम है, क्योंकि अभी हमने अपना चैनल स्टार्ट ही किया है, तो टाइम लगता है थोड़ा किसी चीज़ को समझने में, किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करने में। लेकिन आपकी कोई भी डाउट आगे से किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो, चाहे आप 3rd ग्रेड दे रहे हैं तो 2nd ग्रेड के लिए, 1st ग्रेड के लिए, आपका कोई भी डाउट होगा, कल्प इंग्लिश एकेडमी उसको हमेशा दूर करने की कोशिश करेगी। तो स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है क्लोज, और आपको पता है नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज जो है वो स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल क्रिएट करते हैं कि उनको पहचानना बहुत बार स्टूडेंट्स के लिए आसान नहीं होता है। तो हम इस वीडियो में उनकी कुछ फीचर्स, उनकी कुछ विशेषताएं लेकर आपके सामने आए हैं। बहुत सारे उदाहरण मैं आपको इसमें दूंगा, तो आप भले ही एक बार के लिए मैं कह सकता हूँ कि फास्ट करके ही देखें, लेकिन इस वीडियो को देखें ज़रूर। और स्टूडेंट, ये क्या है और कैसे पहचाने, इस तरीके से रिलेटेड परीक्षा में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ऐसी प्रयास लेकर मैंने ये वीडियो बनाया है। और जहाँ तक मैं सफल हूँ आप मुझे ज़रूर सूचित करें। तो स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं, और वो है क्लोज, जो आज का हमारा टॉपिक है, क्लोज कल्प इंग्लिश एकेडमी। और मैं आपका स्वागत करता हूं। इस चैप्टर की शुरुआत से ही हम पता करते हैं कि क्लोज जो होते हैं वो क्या होते हैं। नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज के बारे में हम यहां पर विस्तार से अध्ययन करेंगे, लेकिन उसको क्विकली समझने की कोशिश करेंगे। उनकी जो मुख्य विशेषता है मैं आपके सामने उसको लेकर आऊँगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आता है क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है आपसे कि व्हाट इज़ ए क्लोज। क्लोज क्या है? देखिए स्टूडेंट, क्लोज को हिंदी में कहते हैं उपवाक्य। उपवाक्य इसको कहते हैं, और क्लोज का मतलब होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का जो मिलन है। सब्जेक्ट और वर्ब इस तरीके से जब आते हैं तो वो एक क्लोज का निर्माण करते हैं। क्लोज अपने आप में एक सेंटेंस भी हो सकता है, और क्लोज किसी सेंटेंस का पार्ट भी हो सकता है। मतलब किसी सेंटेंस में एक क्लोज भी हो सकता है और एक से ज़्यादा क्लोजेस भी हो सकते हैं। उनकी सारी विशेषताओं को हमने इस वीडियो में एक जगह करने की कोशिश की है। तो स्टूडेंट, बढ़ते हैं आगे। क्या है? A clause is a group of words that contains subject and a verb। जैसे कि मैंने आपको बताया सब्जेक्ट और वर्ब होता है, and that have a relationship। सब्जेक्ट और वर्ब का रिलेशनशिप होता है जो कोई मीनिंग एक्सप्रेस करता है। A sentence can have just one or multiple clauses। ये क्वेश्चन है अपने आप में कि क्लोज क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, और उसमें एक या एक से अधिक क्लोजेस हो सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ओके स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस कैन हैव जस्ट वन, एक क्लोज भी हो सकता है और एक से ज्यादा यानी मल्टीपल क्लोजेस भी हो सकते हैं। अब बात आती है कि टाइप्स ऑफ क्लोजेस पर हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ क्लोजेस क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा पहला टाइप है, हमने देखा कि मुख्यतः क्लोज जो होते हैं उनका ब्रॉड क्लासिफिकेशन करें तो क्लोजेस 2 तरह के होते हैं, और वो है इंडिपेंडेंट क्लोज या मेन क्लोज, जिनको आप कई बार कहते हो, वो भी हो सकता है। मेन क्लोज भी इनको कहते हैं जब इनके साथ एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेट क्लोज आते हैं, तो मेन क्लोज इनको कहते हैं। इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र उपवाक्य होता है, स्वतंत्र उपवाक्य। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया ये आपको? इंडिपेंडेंट यानी जो किसी पर डिपेंड नहीं करता है। तो एन इंडिपेंडेंट क्लोज इज अ क्लोज दैट कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन, जो अपने आप में स्टैंड कर सकता है, जिसका अपना खुद का एक मीनिंग निकलता है और अपने आप में एज अ डिस्टिंक्ट सेंटेंस की तरह, एक अलग वाक्य की तरह उसका प्रयोग हो सकता है, तो उसको इंडिपेंडेंट कहते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब ही क्या होता है? स्वतंत्र, यानी जो किसी पर निर्भर ना हो। उसी तरह दीज क्लोजेस आर कनेक्टेड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, और आपको बता दूं कि ये अपने आप में अकेले भी आ सकते हैं, और अगर जुड़े हुए भी आए तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हुए होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के बारे में आप कंजंक्शंस में पढ़ चुके हो। फैन बॉयज जो होते हैं
वो मुख्य कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। और फैन बॉयज से जुड़ने वाले जो क्लोजेज होते हैं वो इंडिपेंडेंट क्लोज माने जाते हैं। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिनको हम फैन बॉयज कहते हैं। और फैन बॉयज यहाँ पर एक एक्रोनिम है। फैन बॉयज किसके लिए स्टैंड करता है? एफ फैन जो है उसमें फोर के लिए करता है, ए फॉर एंड के लिए करता है, एन फॉर नॉर के लिए हो गया, बी फॉर बट के लिए हो गया, और फॉर और के लिए हो गया, वाई फॉर येट के लिए हो गया, और एस फॉर सो। तो इनके पहले लेटर्स को लेकर फैन बॉयज बना है और फैन बॉयज से जुड़े रहते हैं। अब अगर आप एंड ले रहे हो तो बोथ एंड भी उसी में आएगा, नोर ले रहे हो तो नाइदर नोर भी उसी में आएगा, और बट ले रहे हो नॉट ओनली बट ऑल्सो भी इसी में आएगा, आइदर और भी इसी में आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे क्लोजेज जो होते हैं जिनको हम इंडिपेंडेंट क्लोज कहते हैं वो फैन बॉयज से जुड़े रहते हैं। टू मेन क्लोजेज लिंक्ड टुगेदर आर कोऑर्डिनेट क्लोजेज। आपको ध्यान रखना है जो इनसे जुड़े हुए क्लोजेज आएंगे वो इंडिपेंडेंट क्लोज होंगे, और उनको जुड़े हुए होने के कारण चूंकि वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं इसलिए उनको कोऑर्डिनेट क्लोजेज कहेंगे। और वो हमेशा इंडिपेंडेंट होंगे क्योंकि वो अपने आप में स्वतंत्र रूप से यूज हो सकते हैं, आप उनको सेपरेट कर सकते हो। और वो जो इस तरीके के सेंटेंस है वो कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण इससे होता है, कंपाउंड सेंटेंस इससे बनते हैं। ये आपको ध्यान रखनी है। इस तरीके के क्लोजेस से बनने वाले सेंटेंस कंपाउंड होते हैं जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से बनते हैं, क्योंकि कंपाउंड का मतलब संयुक्त होता है, उसमें दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लोज, स्पेशली दो क्लोजेज जो है इस तरीके से जोड़े जाते हैं, मिले जाते हैं। अगर आप उनको अलग भी कर दो तो भी उसका मीनिंग जो है प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि वो अपने मीनिंग के लिए किसी और पर निर्भर नहीं करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। कुछ एग्जाम्पल से मैंने आपको यहाँ पर उन कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस को और इंडिपेंडेंट क्लोजेज को समझाने की कोशिश की है। जैसे ये कहता है वी कैन टेक ए टैक्सी और वी कैन वेट फॉर ए बस। दोनों अलग अलग है लेकिन इनको जोड़ दिया, वी कैन टेक ए टैक्सी और वी कैन वेट फॉर अ बस। इनमें आप इनको अलग भी करते हो, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं और से, लेकिन अगर आप इनको अलग अलग भी करते हो तो भी इनका संयुक्त रूप से मीनिंग जो है वो प्रभावित नहीं होता है। संयुक्त रूप से जो मीनिंग निकलता है अलग करने पर भी वही मीनिंग निकलता है। तो इसलिए इनको कोऑर्डिनेट क्लोजेज कहते हैं जो कि जुड़े हुए हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से, और ये कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करते हैं। इसमें भी ये ध्यान रखना है कि ऐसे भी आ सकता है वी कैन टेक ए टैक्सी और वी कैन ब्रैकेट में देने का मतलब है वी कैन टेक ए टैक्सी और वेट फॉर ए बस। सीधा भी आ सकता है क्योंकि सब्जेक्ट रिपीट भी कर सकते हो और चाहो तो एक दूसरे सेंटेंस में उसको आप हटा भी सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेंटेंस का स्ट्रक्चर वही रहेगा, कंपाउंड सेंटेंस रहेगा, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन रहेंगे और दोनों क्लोजेज जो है वो इंडिपेंडेंट ही माने जाएंगे। He jumped off the 86th floor, but देखिए but he survived। तो but से जुड़ा हुआ है, he को आप चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो he jumped off the 86th floor, he survived। दोनों अलग अलग इनका एक हम कह सकते हैं दोनों का अपना एक अलग अलग अस्तित्व बना रहता है। और ये बट से जुड़े हुए हैं, मैंने कहा कि फैन बॉयज से जुड़े हुए जो भी क्लोजेज होते हैं वो कोऑर्डिनेट क्लोजेज होते हैं, और कोऑर्डिनेट क्लोजेज होते हैं वो इंडिपेंडेंट क्लोजेज की श्रेणी में आएंगे। ये बार बार मैं रिपीट इसीलिए कर रहा हूं ताकि आप भूले नहीं। वी कैन गो राइट और लेफ्ट, इसको ऐसे भी कह सकते हैं वी कैन गो राइट और वी कैन गो लेफ्ट। तो वी कैन गो जो है पहले से रिपीट हो चुका है तो यहां पर उसको फिर से रिपीट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सेंटेंस में फिर भी दो क्लोजेज रहेंगे। और आपको ध्यान रखना इसका शब्द ये वर्ब है और इसकी जो वर्ब का सब्जेक्ट है वो पहले क्लोज में होने के कारण उसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप इसको रिपीट भी करते हो तो भी सेंटेंस के मीनिंग में कोई अंतर नहीं आता है। यू कैन गो आइदर राइट और लेफ्ट, जैसे कि मैंने कहा फैन बॉयज में ओ फॉर और, लेकिन और की जगह आप एम्फेटिक सेंस में आइदर और का यूज कर सकते हो। जैसे नोर की बजाय आप नाइदर नोर का यूज भी कर सकते हो। तो यू कैन गो आइदर राइट और लेफ्ट। आई कुड गो नाइदर राइट नॉर लेफ्ट, और it hasn't remained for ages so the ground it hasn't rained for ages so the ground is very dry। तो अब देखिए so फैन बॉयज में s जो है वो so के लिए आता है। ये सारे क्लोजेज जो है वो इंडिपेंडेंट क्लोजेज होंगे। तो पहली बात तो ये होती है कि क्लोज क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। एक सेंटेंस में एक या एक से अधिक क्लोजेज हो सकते हैं
और जो फैन बॉयज जैसे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से बने होते हैं वो इंडिपेंडेंट क्लोजेज ही होते हैं और ये कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करते हैं। तो आपके क्लियर हो गया होगा मैं जहाँ तक समझता हूँ। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। मैं थोड़ा सा इसको फास्ट इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अभी अपने को थोड़ा सा और जल्दी में करना है, वरना अदरवाइज मैं आपको और भी धीरे और आराम से ये चीज़ समझा सकता हूँ, मुझे भी पता है। लेकिन एक बार थोड़ा आपको भी जल्दी, और मैं भी सोचता हूँ कि जल्दी आपका ये टॉपिक जो है क्लियर करवाना मेरा मकसद है। डिपेंडेंट क्लोज, देखिए स्टूडेंट, डिपेंडेंट क्लोज क्या होते हैं? डिपेंडेंट क्लोज, डिपेंडेंट का मतलब ही क्या होता है? निर्भर होते हैं, निर्भर, जो अपने मीनिंग के लिए किसी और क्लोज पर डिपेंड करते हैं। जिस क्लोज पर वो डिपेंड करते हैं उनको मेन क्लोज कहते हैं। जिस क्लोज पर वो डिपेंड करते हैं उन्हें मेन क्लोज कहते हैं, क्योंकि उनके अंडर में एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट या इंडिपेंडेंट क्लोजेस होते हैं, और इसीलिए इनसे बनने वाले जो सेंटेंस होते हैं वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। इसलिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की डेफिनेशन जो है वो सेकंड ग्रेड के एग्जाम में आई हुई है, पहले के पेपर्स में। तो हम कह सकते हैं कि किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक तो मेन क्लोज होगा और एक या एक से अधिक डिपेंडेंट क्लोजेस होंगे जो सबऑर्डिनेट क्लोजेस भी कहलाते हैं, और वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़े रहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स को पढ़िए, ए डिपेंडेंट क्लोज इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस, क्योंकि वो अपने मीनिंग के लिए किस पर निर्भर रहता है? मेन क्लोज पर निर्भर रहता है, इसलिए वो अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता। डिपेंडेंट क्लोजेस आर समटाइम्स नोन एज सबऑर्डिनेट क्लोजेस, ये भी आपके सामने ये नाम भी आ सकता है, सबऑर्डिनेट क्लोजेस भी इनको कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। एज देयर नेम इम्प्लाइज, जैसे कि उनका नाम बताता है, डिपेंडेंट का, दीज क्लोजेस डिपेंड ऑन इंडिपेंडेंट क्लोजेस, जिसको आप इस जगह क्या कहोगे? मेन क्लोज कहोगे, उस पर डिपेंड करते हैं। टू क्लियरली एक्सप्रेस देयर आइडिया, अपने आइडिया को क्लियरली एक्सप्रेस करने के लिए इनके साथ एक इंडिपेंडेंट क्लोज होता है जिसको मेन क्लोज कह सकते हैं। उस पर ये निर्भर करते हैं क्योंकि इनका नाम ही डिपेंडेंट है, ये उन पर डिपेंड करते हैं अपने मीनिंग के लिए। ये बात क्लियर हो गई। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लोजेज, यानी डिपेंडेंट क्लोजेज या सबऑर्डिनेट क्लोजेज के जो टाइप हैं वो 3 हैं। और परीक्षा में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है? परीक्षा में बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी से होती है कि नाउन और जो 3 टाइप्स हैं उनको कैसे पहचाने अलग अलग। तो हम इसी पर डिस्कस करने के लिए ये वीडियो जो है मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, क्योंकि मैंने ये वीडियो केवल ऑन डिमांड बनाया है, क्योंकि अभी एग्जाम में 2-3 दिन हैं और इस तरह के वीडियो का कोई स्थान नहीं है। लेकिन 1-2 बच्चों के लिए नहीं, 10-12 फ़ोन मेरे पास आ गए, मैसेज आ गए कि सर क्लोजेज आप क्लियर कर दो, हमारे क्लोजेज में बहुत दिक्कत आ रही है, इसलिए मैंने ये वीडियो आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। मुझे पता है मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ, लेकिन मैं वादा रहा आगे से आप जब भी कोई एग्ज़ाम देंगे, आपको कोई भी चैप्टर पढ़ना पड़े वो बहुत आराम से और धीरे धीरे पढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी हम केवल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर करने के लिए वीडियो जो है वो बना रहे हैं। तो स्टूडेंट, पूछा जा सकता है कि डिपेंडेंट क्लोजेस क्या होते हैं? जो मेन क्लोज पर या इंडिपेंडेंट क्लोज पर अपने मीनिंग के लिए डिपेंड करते हैं। दूसरा नाम ही इनका सबऑर्डिनेट क्लोज है। और कितने तरह के होते हैं? 3 काइंड्स होते हैं। नाम भी पूछे जा सकते हैं, तीनों के नाम क्या है? तो देखिए आपके सामने नाम भी क्लियर है। क्या कह रहे हैं? द नाउन क्लोज, द एडजेक्टिव क्लोज और द एडवर्ब क्लोज। ये तीनों नाम है, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज। तीनों तरह के क्लोजेस कौन से होते हैं? तीनों ही तरह के क्लोजेस जो हैं वो सबऑर्डिनेट क्लोजेस कहलाते हैं। सबऑर्डिनेट क्लोजेस, सबऑर्डिनेट क्लोजेस। और तीनों तरह के सबऑर्डिनेट क्लोजेस का ही दूसरा नाम क्या है? डिपेंडेंट। ये आपको ध्यान रखना है। और इनसे बनने वाले, ये जुड़े हुए किससे होते हैं? आपको ये भी ध्यान रखना है स्टूडेंट, ये जुड़े हुए किससे होते हैं? ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़े होते हैं। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़े होते हैं, ये ध्यान रखनी है आपको बात, ये भूल मत जाना। बचपन के प्यार की तरह इसको ध्यान रखना। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़े रहते हैं। और ये किस तरीके के सेंटेंस का निर्माण करते हैं? ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करते हैं।
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करते हैं। तो यहां पर भी कई क्वेश्चन क्लियर हो गए कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस कितने टाइप के होते हैं। जी बिल्कुल 3 टाइप के होते हैं। ओके, एक सेंटेंस में जिसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं, जिनका निर्माण सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस करते हैं से मिलकर होता है, उसमें एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लोजेज हो सकते हैं। और सबऑर्डिनेट क्लोजेज जो मेन क्लोज होता है उससे जुड़े किससे रहते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़े रहते हैं। ये आपको ध्यान रखनी है। यहां पर भी इतनी बात से भी कोई क्वेश्चन आपके सामने पुट अप किया जा सकता है। ओके, तो स्टूडेंट बात करते हैं नाउन क्लोज की। नाउन क्लोज क्या है? देखिए, नाउन क्लोज है जो नाउन का काम करे, यानी अगर आप नाउन की जगह कोई क्लोज रख देते हो तो वो नाउन क्लोज हो जाता है। सिंपली है, ए नाउन क्लोज इज ए सबऑर्डिनेट क्लोज। ये तो बात तय हो गई कि सबऑर्डिनेट क्लोज का एक टाइप है विच डज द वर्क और फंक्शन ऑफ ए नाउन इन ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी इनसे बनने वाले जो सेंटेंस होते हैं वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, भूलना नहीं है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण जो है वो इससे होता है, बनता है। ओके स्टूडेंट, जैसे कैसे नाउन की जगह पर कैसे काम आए, वी डिडंट नो द टाइम। अब आप देखिए, ये टाइम क्या है, नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज या नाउन की जगह पर नाउन फ्रेज है वी डिडंट नो द टाइम, ये नाउन है। अब इसको मैंने कहा वी डिडंट नो व्हाट टाइम इट वाज, हमें टाइम का पता नहीं था, या हम कह सकते हैं हमें पता नहीं था टाइम क्या हुआ था। तो आपने नाउन की जगह पर क्या कर लिया, एक क्लोज यूज में ले लिया। देखिए इसमें वर्ब आ गई, उसका सब्जेक्ट आ गया। तो इस तरीके से जब आप कोई नाउन के स्थान पर नाउन के एक क्लोज का फंक्शन करवाते हो तो वो नाउन क्लोज कहलाता है। नाउन क्लोज सबऑर्डिनेट क्लोज का ही एक पार्ट है या भाग है। अब आपको देखिए कि नाउन क्लोज के बारे में आपको सबसे जरूरी क्या बात है, ये तो पता चल गया कि नाउन क्लोज क्या होता है, नाउन का काम करे। एडजेक्टिव क्लोज क्या होता है, एडजेक्टिव का काम करे। एडवर्ब क्लोज क्या होता है, एडवर्ब का काम करे। अब अपने को पता है कि नाउन क्लोज नाउन का काम करता है, तो नाउन किस किस रूप में आ सकती है किसी सेंटेंस में, बस वही पता करना है। लेकिन एक चीज जो अपने को सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है वो क्या है, अ नाउन क्लोज बिगिंस विथ, किस से शुरू हो सकता है, नाउन क्लोज दैट से शुरू हो सकता है। एक बात तो तय है कि नाउन क्लोज की शुरुआत दैट से हो सकती है। एक क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड का मतलब क्या हुआ, वो वेयर से शुरू हो सकता है, वो व्हाट से शुरू हो सकता है, वो व्हेन से शुरू हो सकता है। क्वेश्चन वर्ड का मतलब WH वर्ड जिसको कहते हैं, उनसे भी शुरू हो सकता है, या फिर इफ या वेदर से स्टार्ट हो सकता है। तो यानी दैट से स्टार्ट हो सकता है नाउन क्लोज। 2 नंबर क्या, क्वेश्चन वर्ड यानी WH वर्ड जिनको कहते हैं उनसे शुरू हो सकता है, और इफ और वेदर से शुरू हो सकता है। यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो भी सेंटेंस होते हैं वो सारे नाउन क्लोज होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब एक बात और बता देता हूं स्टूडेंट, जब नाउन क्लोज होते हैं वो क्या का उत्तर देते हैं, क्या, और वो की से शुरू होते हैं, ये ध्यान रखना है। व्हाट का तो आंसर देते हैं बहुत बार, जब आप वर्ब से मेन क्लोज की वर्ब से पूछते हो क्या, तो जो उत्तर आता है वो व्हाट, क्या, ठीक है। और की, मैं जानता था कि वो चोर है, तो यहां पर ये कीवर्ड आपको मिलेगा, हिंदी का कीवर्ड। अगर आप उस सेंटेंस में उसका मीनिंग देखें तो की का आंसर की तरह वो जुड़ता हुआ लगेगा आपको। हम कुछ एग्जाम्पल से भी इस बात को समझ लेते हैं। क्या का उत्तर होता है, और की हिंदी के में जब आप उसकी करते हो तो की आपको बीच में मिलेगा। कैसे, इसको देखिए, पैटर्न विथ नाउन क्लोज। नाउन क्लोज नाउन का काम करती है, और नाउन क्या आ सकती है, नाउन किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह आ सकती है, तो नाउन क्लोज भी सब्जेक्ट आ सकता है। नाउन क्लोज किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट, नाउन ऑब्जेक्ट का काम कर सकती है, नाउन क्लोज भी ऑब्जेक्ट का काम कर सकती है। नाउन कॉम्प्लीमेंट का काम कर सकती है, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट का काम कर सकती है। तो उसी तरह नाउन क्लोज भी वो सारे फंक्शन कर सकता है जो नाउन करती है। इसलिए ये बात तो तय हो गई कि नाउन क्लोज नाउन के सारे फंक्शन कर सकता है। तो नाउन के फंक्शन अपने को पता है, क्योंकि इतनी हमने स्टडी की है कि सब्जेक्ट का काम कर सकती है, ऑब्जेक्ट का काम कर सकती है, कॉम्प्लीमेंट का काम कर सकती है, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट का काम कर सकती है, कि एडजेक्टिव के बाद कॉम्प्लीमेंट लग कर आ सकती है। तो वो सारे काम जो है वो नाउन क्लोज भी कर सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आप देखिए, नाउन क्लोज कम्स इन दीज पैटर्न्स, अलग अलग जो पैटर्न्स है
उसमें नाउन क्लोज आता है। और नाउन क्लोज को आप पहचानिए कैसे, हम पहचानते हुए ही चलेंगे, इसमें हम ज़्यादा इसको बहुत लंबा नहीं खींचेंगे, पहचानते हुए चलेंगे। देखिए एज सब्जेक्ट नाउन क्लोज आ सकता है, दैट इट वुड रेन, कि बारिश होगी, कि बारिश होगी, सीम्ड लाइकली, ऐसा लगता था, ऐसा लगता था, ऐसा पॉसिबल लग रहा था कि बारिश होगी, बारिश होगी, ये पॉसिबल लगता था। वॉट ही सेड वॉज ट्रू, कि जो भी उसने कहा वो सच था। उसी तरह वॉट आई शैल रिटर्न इज अनसर्टन। अब आप देखिए यहां पर ये जो काम कर रहा है सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इज वर्ब के पहले आ रहा है। तो इस तरीके से जब कोई आए तो वहां पर आप समझना ये नाउन क्लोज ही है जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और दैट से शुरू हो सकता है, WH वर्ड से शुरू हो सकता है, इफ और वेदर से भी शुरू हो सकता है। और अब आप देखिए वेन हाउ ही कुड असिस्ट हर वॉज हिज चीफ कंसर्न। तो हाउ ही कुड असिस्ट हर, कि वो उसकी सहायता कैसे करेगा, ये उसकी मुख्य चिंता थी। तो यहां पर ये क्या हो गया, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, वर्ब ये रही आपके सामने। तो वर्ब का आगे क्या आया है, सब्जेक्ट आया है, सब्जेक्ट वर्ब और ये बाद में। तो यहां पर अगर आप देख पा रहे हो तो ये नाउन क्लोज है। उसी तरह वाई ही लेफ्ट, वो क्यों छोड़कर चला गया, इज अ मिस्ट्री, वो एक रहस्य है। तो यहां पर ये जो क्लोजेज आपको दिख रहे हैं ये सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि की से शुरुआत हो रही है और सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सब्जेक्ट का काम अगर कोई क्लोज कर रहा है, अंडरलाइंड आए और सब्जेक्ट की जगह आए, तो आपको निश्चित रूप से वो क्लोज जो है नाउन क्लोज ही करना है, ये आपको ध्यान रखना है। और अब आप एक बात देखिए कि ज्यादातर रूपों में नाउन क्लोज जो है सब्जेक्ट के रूप में कम यूज आता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इसलिए जनरली हम इसका यूज कैसे करते हैं, एम्प्टी सब्जेक्ट इट के साथ, इट के रूप में एम्प्टी सब्जेक्ट इट को बनाकर हम क्या करते हैं, नाउन क्लोज का यूज करते हैं। जैसे इट सीम्ड पॉसिबल दैट ही कुड बी मिस्टेकन। अब यहां पर इट से शुरू है, आप इसको भी देख सकते हो कि व्हाट ही सेड वाज ट्रू, इट वाज ट्रू व्हाट ही सेड। तो यहां पर इट से ज्यादातर इसका यूज, व्हाई ही लेफ्ट अस इज अ मिस्ट्री, इट इज अ मिस्ट्री व्हाई ही लेफ्ट। तो यहां पर आप देखते हो कि जब सब्जेक्ट के रूप में नाउन क्लोज आता है तो वो ज्यादा नेचुरल नहीं लगता, इसलिए ज्यादातर इट को एम्प्टी सब्जेक्ट बनाकर नाउन का यूज किया जाता है। इसलिए इट डिडंट सीम पॉसिबल दैट ही कुड बी मिस्टेकन। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो इट को एम्प्टी सब्जेक्ट बनाकर भी आप जो है वो नाउन क्लोज का यूज कर सकते हो, क्योंकि एज अ सब्जेक्ट नाउन क्लोज का यूज कम आता है लेकिन मीनिंग वही रहेगा। अब आप देखिए ऑब्जेक्ट के रूप में मैंने आपको कहा व्हाट का आंसर आता है क्या, आई नोटिस्ड व्हाट, क्या क्या नोटिस किया, दैट द डोर वॉज ओपन, कि मैंने नोटिस किया कि दरवाजा खुला था। की और व्हाट, क्या नोटिस किया, तो ये और दैट से शुरू हो रहा है। ऐसे 3-4 बातें हमारी क्लियर हो रही, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए ये क्या हो गया यहां पर, ये यहां पर नाउन हो गई, नाउन की जगह काम करने वाला क्लोज हो गया, इसलिए नाउन क्लोज हो गया। आई कैनॉट टेल, मैं बता नहीं सकता, व्हाट हैज बिकम ऑफ हिम, उसका क्या हुआ, क्या नहीं बता सकते। तो यहां पर क्या नहीं बता सकते, आई कैनॉट टेल, क्या आई कैनॉट टेल, मैं नहीं बता सकता कि, तो ये जो है वो अपने आप में नाउन क्लोज होगा, ये डेफिनेट है। और आप थोड़ा सा भी ये भी यूज कर सकते हो कि नाउन ही है जो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट इन सब के रूप में काम आ सकता है। एडजेक्टिव और आ सकता है कॉम्प्लीमेंट के रूप में, लेकिन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में वो भी नहीं आ सकता। एडजेक्टिव क्लोज एकदम अलग होते हैं, सबसे पहले पहचान में आते हैं, इसलिए आपको ज्यादा उसमें घबराने की जरूरत ही नहीं है। अब आता है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, क्या, कि when I shall return, कि मैं कब लौटूंगा। उसी तरह I asked the boy how old he was, I asked the boy his age, मैंने उसकी एज पूछी, तो नाउन यूज में किया। अगर आप इतना लिख देते इसकी जगह his age, तो आप नाउन यूज करते, लेकिन आपने क्या पूछा, I asked the boy how old he was, कि उसकी उम्र क्या है। प्लस हम ये भी देख सकते हैं कि I asked the boy what, क्या पूछा, how his age,
तो हिज एज की जगह क्या आ गया, हाउ ओल्ड ही वॉज। तो यहां पर आप देख रहे हो आई आस्क्ड हूम द बॉय, द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और व्हाट क्या पूछा, हिज एज, उसको एक क्लोज के रूप में कर दिया सब्जेक्ट और उसकी वर्ब हो गई। तो ये नाउन क्लोज ये जो नाउन की जगह पर आया है। आई डोंट नो वेदर ही इज इनोसेंट, आई डोंट नो मुझे नहीं पता कि क्या वो इनोसेंट है। तो वेदर और इफ से भी जो है ये जुड़ते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट के रूप में ये आ सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं एज ए कॉम्प्लीमेंट। देखिए कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी नाउन क्लोज का यूज हो सकता है। द आइडिया इज दैट वी टेक इट इन टर्न्स। अब आप देखिए ये सब्जेक्ट है और ये उसका कॉम्प्लीमेंट है। ही इज ए डॉक्टर, ही इज ए डॉक्टर, तो इस रूप में ये आ रहा है सब्जेक्ट वर्ब और कॉम्प्लीमेंट, ये यही है। आइडिया ही क्या है, दैट वी शैल टेक इट इन टर्न्स। तो यहां पर अगर ये सब्जेक्ट है तो ये उसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। द आइडिया इज दैट वी टेक इट इन टर्न्स। तो यहां पर अगर इसको हम सब्जेक्ट मानते हैं तो ये उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, आपको ये ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। हिज ग्रेट फियर इज that he may fail, his great fear is that he may fail। तो अब यहां पर his great fear ये तो सब्जेक्ट है, is क्या है, बी की फॉर्म आ गई, तो उसके बाद जो है कि वो फेल हो जाएगा, ये कॉम्प्लीमेंट है। तो यहां पर ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में आ रहा है। माई विश इज, बी की फॉर्म मिलेगी, दैट आई मे प्लीज यू, लाइफ इज व्हाट वी मेक इट, तो लाइफ इज अवर एक्शन, तो लाइफ इज व्हाट वी मेक इट, ये क्लोज हो गया। और ये क्लोज कौन सा है, ये क्लोज जो है ये नाउन क्लोज है और कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। इस तरीके से अगर बी की फॉर्म के रूप में है तो वहां कॉम्प्लीमेंट का काम नाउन क्लोज कर सकता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट बन सकता है, तो प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट के रूप में भी नाउन क्लोज का यूज किया जा सकता है। देखिए वी हैड अ टॉक अबाउट, अबाउट किसके बारे में, अबाउट हुम, अबाउट व्हाट, तो ये देखिए हु शुड बी इनवाइटेड, तो ये क्या हो गया, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया। प्रेपोजिशन के बाद आ रहा है तो ये क्या हो गया, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया। पे केयरफुल अटेंशन टू, अटेंशन टू, उस पर ध्यान दो कि व्हाट आई एम गोइंग टू से, कि मैं जो कहने जा रहा हूं उस पर ध्यान दो। देयर इज मीनिंग इन वॉट यू से, देखिए मीनिंग, नो मीनिंग इन, तो अब यहां इन के बाद आ रहे तो ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट का काम कौन करता है, नाउन, ऑब्जेक्ट का काम कौन करता है, नाउन प्रोनाउन। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट का काम भी कौन करेगा, नाउन प्रोनाउन ही करेंगे, इसलिए यहां पर ये भी नाउन प्रोनाउन के रूप में ही जो है नाउन क्लोज का है फंक्शन होगा, ये ध्यान रखना है। इसी तरह स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है कि आफ्टर एन एडजेक्टिव भी जो है हम नाउन क्लोज का यूज कर सकते हैं। जब मैं आपको औरों का एकदम अलग बता दूंगा तो आपको नाउन क्लोज पहचानना एकदम आसान हो जाएगा। जब हम औरों को तीनों को देख लेंगे तो बहुत आसानी से आप पहचान सकते हो। आई वॉज अशेम्ड दैट आई वुड लेट माई फ्रेंड्स डाउन, देखिए आई वॉज अशेम्ड, मैं शर्मिंदा था, एडजेक्टिव के बाद भी अशेम्ड, शर्मिंदा था कि मैंने अपने दोस्तों को निराश किया, ठीक है। द चाइल्ड वॉज अफ्रेड, बच्चा डरा हुआ था कि वी वुड फॉल, ही वुड फॉल डाउन, वो गिर जाएगा। ऑल ऑफ अस आर कीन, हम सारे इस बात को लेकर उत्सुक है कि दैट यू शुड सक्सीड, कि तुम्हारा चयन हो जाए, हम भी एंक्सस है इस चीज के लिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए। और दे फेल्ट सोरी, तो ये देखिए एडजेक्टिव आपको दिख रहे हैं, कीन, अफ्रेड, असेम्ड, उसके बाद जो इस तरीके से आते हैं वो नाउन क्लोज ही होते हैं, क्योंकि वो अशेम्ड, सॉरी किसके लिए, कीन किसके लिए, अफ्रेड किसके लिए, दैट अशेम्ड किसके लिए, ये सब आ रहा है। तो ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे एडजेक्टिव के बाद आने वाले नाउन क्लोज है। इस रूप में भी नाउन क्लोज का यूज जो है वो आ सकता है, यस। और आफ्टर ए नाउन, नाउन के बाद भी नाउन क्लोज का यूज हो सकता है। यू कांट डिनाई द फैक्ट, तुम इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकते कि दैट यू हैव रिसीव्ड अ मैसेज,
दैट यू रिसीव्ड द मैसेज, तुम्हें मैसेज मिल गया था। अब आप की को भी देख सकते हो, दैट से ये हो रहा है, ये आपको पता चल गया, और ये इसी को ही एक्सप्लेन कर रहा है। ऊपर वाले सेंटेंस में अगर देखेंगे तो एडजेक्टिव या अशेम्ड किसको लेकर, तो वैसे ही किस फैक्ट से इनकार नहीं कर सकते कि तुम्हें मैसेज मिला। तो यहाँ पर ये जो है वो नाउन क्लोज है। तो स्टूडेंट आपको नाउन क्लोज के बारे में एक बात ध्यान रखनी है कि नाउन क्लोज का यूज जो है नाउन की जगह पर आ सकता है, तो सब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी आ सकता है, बी की वर्ब के साथ, या जो हम कह सकते हैं लिंकिंग वर्ब होती है उनके साथ आ सकता है, प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है, एडजेक्टिव के बाद उसी को ही मॉडिफाई करते, उसी के बारे में बताते हुए, नाउन के बाद नाउन के बारे में बताते हुए नाउन क्लोज का यूज हो सकता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि नाउन क्लोज नाउन के सारे फंक्शन करता है और क्या का उत्तर आता है या की को जोड़ते हुए ये अपना उत्तर देता है। तो ये आपके हो गए नाउन क्लोज। अब बारी आती है एडजेक्टिव क्लोज की। एडजेक्टिव क्लोज बहुत आसान है स्टूडेंट। एडजेक्टिव क्लोज को बारे में जानने से पहले मैं आपको छोटी सी बात बता देता हूं कि एडजेक्टिव क्लोज एडजेक्टिव का फंक्शन करते हैं, मतलब विशेषता बताएंगे किसी की, और ये किससे बनते हैं, ये रिलेटिव प्रोनाउन से बनते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन से बनेंगे, या फिर रिलेटिव, बहुत से बच्चे क्या सोचते हैं कि रिलेटिव एडवर्ब को इसमें शामिल नहीं करते, रिलेटिव एडवर्ब से भी ये बन सकते हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या हो गए, आपको पता है हु है, हुज है, हुम है ना, विच है, ये क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं जो रिलेट करते हैं वो प्रोनाउन। और रिलेटिव एडवर्ब क्या हो सकते हैं, वाई हो सकते हैं, व्हेन हो सकता है और वेयर हो सकता है, इनसे जुड़कर बनते हैं। एक बात तो ये क्लियर आप मान लीजिए कि एडजेक्टिव क्लोज अपने पहले से आने वाली नाउन की विशेषता बताते हैं, और ये रिलेटिव प्रोनाउन यानी हु, हुज, विच या दैट से जुड़े हो सकते हैं, या फिर वाई, व्हेन, वेयर जैसे एडवर्ब से भी रिलेटेड हो सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि वाई, व्हेन, वेयर देखते वो सोचते हैं ये तो एडवर्ब है, इसलिए क्लोज भी क्या हो गया, एडवर्ब क्लोज हो गया, जबकि ऐसा नहीं होता है। बस यही आपको ध्यान रखना है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसके बाद आपका एडजेक्टिव क्लोज गारंटीड कभी गलत नहीं होगा, वो क्या है कि जहां पे भी आपको चाहे वो वाई दिखे, चाहे व्हेन दिखे, चाहे हु दिखे, ये ध्यान रखना उसके पहले आगे जो है उसकी विशेषता होगी, लेकिन उसके पहले आपको कोई भी नाउन या प्रोनाउन जरूर दिया रहेगा जिसकी विशेषताएं ही यहां पर बताई जाएगी। और इस नाउन को एंटीसीडेंट कहते हैं, नाउन या प्रोनाउन को, ये आपको जरूर मिलेगा। पहले यहाँ नाउन प्रोनाउन मिले, फिर आपको वाई, व्हेन, वेयर ऐसे मिले, तो वो एडजेक्टिव क्लोज होगा। एडवर्ब क्लोज मानने की भूल मत करना उसे आप, ये गलती होती है अक्सर स्टूडेंट। तो आपको ध्यान रखना है नाउन प्रोनाउन जरूर मिलेंगे। अब आपको मैं बहुत सारे एग्जांपल में लेकर आया हूं और एक बार में ही आपका एडजेक्टिव क्लोज क्लियर हो जाएगा। देखिए, एडजेक्टिव क्लोज इज इंट्रोड्यूस्ड बाय अ रिलेटिव प्रोनाउन। देखिए, हु, विच, दैट एटसेट्रा इनसे होता है, और बाय अ रिलेटिव एडवर्ब। जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि एडवर्ब देखते हैं वो सोचते हैं तो एडवर्ब क्लोज है, जी नहीं। एडवर्ब क्लोज वो है जो एडवर्ब का फंक्शन करे, लेकिन एडजेक्टिव वो है जो विशेषताएं बताए, और विशेषता किसकी बताएंगे, अपने से पहले आने वाली नाउन की। तो उसको जोड़ने में कई बार रिलेटिव एडवर्ब वेयर, व्हेन एंड वाई का भी यूज हो सकता है, और मैं आपको बताता हूं किस तरीके से। आप देखिए, आई कांट फाइंड द बुक, मुझे वो बुक नहीं मिली। कौन सी बुक, विच दैट आई वॉज रीडिंग। जिससे भी ये जुड़े, चाहे वो दैट हो, विच हो, व्हेन हो, वेयर हो, आपको उससे पहले एक नाउन मिलेगी जो कहेगी मुझे वो बुक नहीं मिली जिसको, जो मैं पढ़ रहा था, जो, जिसको, जिसे, इस तरीके के अर्थ आपको मिलेंगे। क्योंकि ये बात जो है, ये बुक नाउन और प्रोनाउन जिसको एंटीसीडेंट कहते हैं टेक्निकली, यहां पर ये उसी की विशेषता बता रहा है। कौन सी बुक, जो मैं पढ़ रहा था। अब आप आगे देखिए, इट वॉज ए ड्रीम, ये एक सपना था जो सच हो गया। कौन सा सपना था, कैसा सपना था, कौन सा सपना, जो सच हो गया। तो इस ये जो विच है, जो किसके बारे में बता रहा है, एक नाउन प्रोनाउन जो उससे आ गया है, एंटीसीडेंट। अब आप देखिए, हु वॉज द गर्ल, हु वॉज द गर्ल हु दैट यू केम विथ। अब आप देखिए, हु दैट में से किसी का भी यूज हो सकता है, लेकिन जिसके तुम साथ है, वो लड़की कौन थी, कौन सी लड़की, जिसके साथ तुम आए। तो उस लड़की की विशेषताएं बताई जा रही है, तो ये क्या हो गया, ये
लड़की की हु, दैट, विच आपको दिख रहे हैं यहाँ पर दैट, उनके आगे वो नाउन मिलेगी, बस यही एडजेक्टिव क्लोज है, इसके अलावा एडजेक्टिव क्लोज नहीं हो सकते। एग्जाम्पल ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल जो है वो अच्छी बुक से लेकर जल्दी में आपके लिए ये कुछ बनाया है ताकि आपका मीनिंग जो है वो क्लियर हो जाए, आपको गलती ना हो आपके लिए। माई फ्रेंड, मेरा दोस्त, हुज डॉग आई एम लुकिंग आफ्टर इज क्लेवर। तो देखिए, जिसके डॉग की मैं देखभाल कर रहा हूं, मेरा दोस्त जिसके डॉग की मैं देखभाल कर रहा हूं, कौन सा डॉग है? मेरे फ्रेंड का, हुज डॉग, जिसका डॉग, आपको ये ध्यान रखना है। ऐसे ही आई विल स्पेंड माई मनी ऑन वट एवर आई लाइक। अब देखिए, ये सेंटेंस मैंने जानबूझकर यहां पर शामिल किया है, बस इतने सेंटेंस से आप एडजेक्टिव क्लोज आपका गलत नहीं होगा। आई विल स्पेंड माई मनी ऑन वट एवर आई लाइक। अब ये आते ही देखते ही स्टूडेंट सोचने लगते हैं कि एडवर्ब क्लोज है भैया। अरे देखो भाई, वट एवर का मतलब क्या है? आई विल स्पेंड माई मनी ऑन, मैं मेरा पैसा उस पर खर्च करूंगा। वट एवर का मतलब द थिंग विच आई लाइक, वो कोई भी चीज जो मैं चाहूंगा उस पर खर्च करूंगा, ये तो हो गया। अब द थिंग किसके लिए आया है? द थिंग। आई विल स्पेंड माई मनी ऑन द थिंग विच, अब विच किसके लिए है? उस चीज पर, वट एवर, हुएवर, हुमेवर, इस तरीके के जब आ जाएं तो ये कंपाउंड जो प्रोनाउन आ जाए तो आपको इनको एडजेक्टिव की तरह मानना, आप इनको अलग कीजिए। वट एवर का मतलब द थिंग विच, वो चीज, हुएवर, द पर्सन हु, और वट विच एवर है द थिंग, और द एनिमल विच। तो ये आपको बस ध्यान रखना है। वट एवर, विच एवर, हुएवर, हुमेवर, इस तरीके के अगर आ जाते हैं तो वो क्या होगा? जिसके बारे में, जिसको आप ऐसे कहते, उस चीज के बारे में जिसको मैं चाहता हूं उस पर खर्च करूंगा। तो ये जो है वो एडजेक्टिव क्लोज है। इसी तरह वी हैड बेटर राइट अ लिस्ट ऑफ व्हाट वी नीड टू पैक। देखिए, वी हैड बेटर राइट अ लिस्ट ऑफ, हम उसकी एक लिस्ट बना लेते हैं, किसकी? और व्हाट वी नीड टू पैक, किसकी लिस्ट? और व्हाट, जिसकी, उस चीज की लिस्ट जिसकी हमें पैकिंग करनी है। कौन सी लिस्ट? जिसकी हमें पैकिंग करनी है, उन सामान की। तो ये लिस्ट एडजेक्टिव की है, ये इस लिस्ट की ही विशेषता है। कौन सी लिस्ट? तो यहां पर व्हाट अगर आ जाए तो एंटीसीडेंट नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना है आपको। व्हाट क्या? वी नीड टू पैक, वी हैड बेटर राइट अ लिस्ट विच वी नीड टू पैक, विच थिंग्स वी नीड टू पैक, ये ध्यान रखना है। इसी तरह कांट वी गो नेक्स्ट वीक व्हेन आई वॉन्ट बी सो बिजी। अब व्हेन देखते ही तो बच्चे सोच लेते हैं बस एडवर्ब क्लोज ही है। जी नहीं, नाउन क्लोज भी हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। लेकिन आई कांट वी गो नेक्स्ट वीक, क्या हम अगले वीक नहीं जा सकते? कौन सा अगला वीक? क्या होगा? जब मैं इतना बिजी नहीं रहूंगा। अब व्हेन के आगे अगर आपको समय सूचक वर्ड दिख गया, वेयर के आगे अगर आपको जगह वाला वर्ड दिख गया, और वाई के आगे अगर आपको द रीजन या कारण जैसा कोई वर्ड दिख गया, तो वो एडजेक्टिव क्लोज ही होगा। एंटीसीडेंट मिल गया आपको। क्या हम अगले वीक नहीं जा सकते? जब मैं इतना बिजी नहीं होऊंगा। जब? कब? नेक्स्ट वीक। द पार्सल आई पोस्टेड यस्टरडे स्टिल हैजंट गॉट देयर। अब आप देखिए, यहां पर आपको कोई, ये किस लिए बताया, ये एग्जाम्पल क्यों लिया? द पार्सल, वो पार्सल, कौन सा पार्सल? दैट आई पोस्टेड यस्टरडे। इतना आते ही तो आप तुरंत समझ जाओगे दैट आया है और पार्सल के लिए आ रहा है। तो लेकिन ये दैट है, विच है, ये क्या हो सकते हैं? गायब भी हो सकते। वो पार्सल जो मैंने कल पोस्ट किया, तो पार्सल की विशेषता बताई जा रही है, नाउन की ही विशेषता ये बता रहा है, इसलिए ये क्या है? नाउन की विशेषता बता रहा है, इसलिए एडजेक्टिव क्लोज है। आपको दैट या ऐसे जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो आपको गायब भी मिल सकते हैं, स्पेशली दैट तो इस मामले में और भी आ भी सकता है, ना भी आए। लेकिन आप ये देख लेना, वो पार्सल, द पार्सल आई पोस्टेड यस्टरडे, वो पार्सल जो मैंने, कौन सा? दैट। आप लगा दो, अपने आप क्लियर हो गया। दैट के आगे एंटीसीडेंट है, इसका मतलब इस पार्सल की विशेषता बता रही है। जो मैंने पोस्ट किया वो अभी तक नहीं आया, इसका मतलब क्या हुआ? दैट और विच जो है वो गायब भी हो सकते हैं। अगर ना मिले तो आप ऐसे सेट करके देख लीजिए, द पार्सल आई पोस्टेड यस्टरडे,
वो पार्शल जो मैंने, यानी उस पार्शल की विशेषता बताई जा रही है। तो इस तरीके में भी आपको ध्यान रखना है, एडजेक्टिव क्लोज ही होता है। नेक्स्ट टाइम, द टाइम व्हेन द बोट लीव्स इज नॉट येट फिक्स्ड। देखिए स्टूडेंट, व्हेन, वेयर, व्हाई ऐसे देखकर ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, एडवर्ब क्लोज सोच लेते हैं। लेकिन आपको जब इस तरीके के वर्ड मिलेंगे तो टाइम के आगे व्हेन मिलेगा, तो व्हेन जो टाइम को बताता है तो उसके आगे टाइम सूचक वर्ड होगा, चाहे वो 9 o'clock हो सकता है, द टाइम हो सकता है, द डे हो सकता है। इस तरीके से आपको मिलेगा द टाइम व्हेन द बोट लीव्स, यानी कौन सा टाइम, जब बोट रवाना होती है। तो टाइम की फीचर बताई जा रही है कि कौन सा टाइम है, इसलिए व्हेन होने के बावजूद, क्योंकि ये रिलेटिव एडवर्ब है, व्हेन, वेयर, व्हाई, अगर आपको इनके पहले, जैसे टाइम से पहले, व्हेन से पहले टाइम को बताने वाला, वेयर से पहले जगह को बताने वाला और व्हाई से पहले रीजन या कोई कारण सूचक शब्द दिखता है, तो इसका मतलब समझ जाइए कि वो एडवर्ब नहीं है, वो एक्चुअल में एडवर्ब हम कह सकते हैं कि एडवर्ब जो कनेक्टिव है उसमें काम कर रहा है, लेकिन वो एडजेक्टिव क्लोज होगा, ये ध्यान रखना है आपको। तो द टाइम व्हेन द बोट लीव्स इज नॉट येट फिक्स्ड। उसी तरह द हाउस, वो घर जहां पर एक्सीडेंट हुआ, इज नियर बाई, वो पास में है। तो कौन सा घर, जहां पर एक्सीडेंट हुआ। तो ये जो है वेयर, ये क्या हो गया, ये वेयर जो है यहाँ पर हाउस की, वेयर वाला क्लोज जो है वो हाउस जो एक स्थान सूचक शब्द है उसकी विशेषता बता रहा है, तो ये भी एक एडजेक्टिव क्लोज है। उसी तरह द रीजन वाई आई डिड इट इज ऑब्वियस। तो रीजन के आगे, वाई के आगे आपको रीजन जैसा कोई वर्ड मिलेगा। कौन सा रीजन, कि मैंने ये क्यों किया। तो यहां पर ये जो क्लोज है वो एडवर्ब क्लोज है, ये ध्यान रखना है, एडजेक्टिव क्लोज है, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसकी विशेषता बताने वाला वर्ड जो है वो यहां पर आपको मिलेगा। तो व्हेन, वेयर, व्हाई, ये एक्चुअल में क्या है, ये जैसे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वैसे रिलेटिव एडवर्ब है, और ये रिलेट कर रहे हैं, इसलिए ये विशेषता ही बताएंगे, इसलिए ये एडवर्ब क्लोज ना होकर एडजेक्टिव क्लोज का निर्माण करते हैं। आपको ध्यान रखना है, स्पेशली ऐसे वर्ड्स में स्टूडेंट्स गच्चा खा जाते हैं और वहीं पे उनसे गलती हो जाती है। एडजेक्टिव क्लोज मुझे जहां तक लगता है आपको समझ में आ गया होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब मिलेगा जिसके आगे आपको उसका एंटीसीडेंट मिलेगा। अगर ऐसा हो, उसकी विशेषताएं बताई जा रही हो, तो ऐसा हमेशा एडजेक्टिव क्लोज होगा। वॉट एवर, विच एवर, हु एवर, हुम एवर, ये वर्ड वाले भी क्या होते हैं, एडजेक्टिव क्लोज ही होते हैं। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स आगे अपने नेक्स्ट क्लोज की तरफ, और वो है एडवर्बियल क्लोज। देखिए स्टूडेंट्स, एडवर्बियल क्लोज क्या होते हैं, एडवर्बियल क्लोज वो होते हैं जो एडवर्ब का फंक्शन करते हैं। और एडवर्ब क्या फंक्शन करते हैं, एडवर्ब किसी भी घटना के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं, टाइम, प्लेस, मैनर, रीजन, रिजल्ट, कंडीशन, कॉन्ट्रास्ट, इस तरीके की फीचर बताने वाले वर्ड्स क्या होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं। और एडवर्ब का ही फंक्शन करने वाला क्लोज क्या हो जाएगा, एडवर्ब क्लोज हो जाएगा। इसलिए अपने देखते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा और क्लोज से लंबा है तो इसको और जल्दी में देखते हैं। एन एडवर्बियल क्लोज प्लेज द सेम पार्ट इन ए सेंटेंस एज अदर एडवर्बियल्स डू। जो दूसरे एडवर्बियल्स करते हैं वही एडवर्ब क्लोज करता है। वी कैन use adverbial clauses to provide additional information about an action or situation। किसी एक्शन और सिचुएशन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए हम इसका यूज करते हैं इन अ वे सिमिलर टू एडवर्ब्स। उसी तरीके से जैसे जो एडवर्ब के लिए सिमिलर है उसी वे में हम इसका यूज करते हैं। एडवर्ब की जगह पर काम आने वाला क्लोज जो होता है एडवर्बियल क्लोज होता है, जैसे नाउन की जगह पर काम आने वाला क्लोज नाउन क्लोज होता है, एडजेक्टिव की जगह पर काम आने वाला क्लोज एडजेक्टिव क्लोज होता है। अब देखिए स्टूडेंट, चूंकि एडवर्ब भी बहुत तरह के होते हैं इसलिए उसके क्लोज भी बहुत तरीके के होंगे, तो अब आप थोड़ा सा इस चीज को समझिए। एडवर्ब क्लोज आर मेनी काइंड्स एंड मे बी क्लासिफाइड एज एडवर्ब क्लोजेज ऑफ, क्लोज ऑफ। देखिए एडवर्ब क्लोजेज होते हैं वो बहुत तरह के होते हैं और उनको नीचे दिए गए तरीके से डिस्क्राइब किया जा सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि नाउन क्लोज से इसका अंतर क्या रहेगा। देखिए नाउन क्लोज भी WH वर्ड से शुरू होते हैं, लेकिन नाउन क्लोज जो है वो नाउन का फंक्शन करते हैं, सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का, कॉम्प्लीमेंट का, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट का, या एडजेक्टिव के बाद या किसी नाउन के बाद। लेकिन अब आप देखिए कि एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम, अब एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम कब का आंसर देगा, व्हेन।
और व्हेन का आंसर देगा और इसके आगे अब एडजेक्टिव क्लोज भी तो दे रहा था, आप सोच रहे हो। तो भाई एडजेक्टिव क्लोज में आपको एंटीसीडेंट मिलता है, जबकि एडवर्ब क्लोज में आपको एंटीसीडेंट नहीं मिलेगा। और ये तो आपको पता है कि एडवर्ब क्लोज जो होते हैं वो बाकी सेंटेंस से या मेन क्लोज से किस तरीके से जुड़े रहते हैं, वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़े रहते हैं। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से वो जुड़े रहते हैं। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़े होने के कारण सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से वो जुड़े रहते हैं। अब आप देखिए एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम, ये क्या करे, दीज आर इंट्रोड्यूस्ड बाय सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़े हुए मिलेंगे, आपको ये ध्यान रखना है। और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लोजेज हो सकते हैं किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। व्हेन, अब देखिए टाइम को बता रहे हैं तो टाइम को बताने वाले वर्ड मिलेंगे। व्हेन, व्हेनेवर, व्हाइल, आफ्टर, बिफोर, सिंस, एज एटसेट्रा टू डिस्क्राइब अ पीरियड ऑफ टाइम और अ पॉइंट इन टाइम। ये पीरियड ऑफ टाइम को बताएंगे आपको। देख रहे हैं ये जो है व्हेन, व्हेनेवर, व्हाइल, आफ्टर, बिफोर, सिंस, एज, ये समय को ही बताते हैं। अब देखिए पहले, बाद में, उस दौरान, तब से, तो ये आपको टाइम का बताएंगे और टाइम के रिलेटेड इंफॉर्मेशन देंगे। इनमें कोई भी आपको हम कह सकते हैं एडजेक्टिव क्लोज में भी टाइम को बताने वाली चीज हो सकती है, लेकिन वो टाइम के आगे एंटीसीडेंट आपको मिलेगा टाइम सूचक शब्दों के आगे, लेकिन इनमें ऐसा नहीं मिलेगा। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। ये कह रहा है व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं यंग था, वी डिडंट वॉच टीवी, हम टीवी नहीं देखते थे। अब आप देखिए वी डिडंट वॉच टीवी, हम टीवी नहीं देखते थे। कब, व्हेन, कब नहीं देखते थे, जब हम छोटे थे या जब मैं छोटा था। तो ये टाइम को बता रहा है, आपको टाइम वाला दिखा, आप इससे व्हेन वाला क्वेश्चन पूछा आपने तो तुरंत आंसर क्या आया, ये किसको बता रहा है, टाइम को। अब यहां पर कोई रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब भी आपको नहीं दिख रहा है, ये अलग है, ये अलग है। इससे पहले कोई वर्ड ऐसा नहीं मिल रहा है जो एंटीसीडेंट हो, इसलिए ये एडवर्ब क्लोज है। इसी तरह आई विल चेक माई ईमेल व्हेन आई गो टू वर्क, मैं मेरे ईमेल चेक करता हूं कब, व्हेन आई गो टू वर्क, जब मैं काम पर जाता हूं। इसी तरह डोंट टॉक व्हाइल शी इज सिंगिंग, अब तुम बात मत करो जिस दौरान वो, कब बात नहीं करूं, जिस दौरान वो गा रही है। द डोरबेल रैंग एज व्हाइल एज वॉज चेंजिंग, ठीक है। तो यहां पर एज की जगह यहां पर ही होना चाहिए, ही वॉज चेंजिंग। तो द डोरबेल रैंग कब बजी, कब, व्हेन, एज व्हाइल ही वॉज चेंजिंग। उसी तरह हैव सम कॉफी बिफोर यू गो, कब ले कॉफी, व्हेन, उससे पहले कि तुम जाओ। अब यहां पर टाइम सूचक शब्द ऐसा कोई नहीं है, ना एंटीसीडेंट है, और कब का उत्तर आ रहा है, कब, क्यों, कैसे, कहां, इसका सीधा उत्तर इस तरीके से अगर आप आए पहले वाले मेन क्लोज से अगर आप पूछो तो वो जो होते हैं वो एडवर्ब क्लोज होते हैं। जबकि क्या का उत्तर आए और की से जुड़े हुए हो तो वो क्या होते हैं, नाउन क्लोज होते हैं। जबकि एंटीसीडेंट आगे हो तो वो एडजेक्टिव क्लोज होते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, और अगला देखिए एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस। देखिए एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस क्या कहते हैं, दीज आर इंट्रोड्यूस्ड बाय द सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस वेयर, वेयरएज, वेयरएवर, एवरीवेयर। अब आप देखिए स्टूडेंट, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस है वेयर यानी कहां, वेयर जबकि वेयरएवर जहां कहीं भी, एवरीवेयर हर जगह। अब देखिए ये किसको बताएंगे, प्लेस को बताएंगे। प्लेस यानी क्या उत्तर आएगा, वेयर। प्रश्न पूछोगे वेयर तो उत्तर आएगा इनका। आपने पूछा वेयर यानी कहां का प्रश्न पूछा तो ये आएंगे, और इसमें कोई भी आपको एंटीसीडेंट नहीं मिलेगा। देखिए दे कैन स्टे, वे रुक सकते हैं, कहां, वेयर दे आर, जहां वे हैं। उसी तरह वेयर यू लिव आई विल लिव, जहां तुम रहोगे वहां मैं रहूंगा, मैं वहां रहूंगा कहां, जहां तुम रहोगे। यू कैन पुट इट, तुम इसको रख सकते हो कहां, wherever you like, जहां तुम्हें पसंद हो वहां रख दो। तो कहां का उत्तर आ रहा है, तो क्यों, कब, कहां, कैसे, इस तरीके के उत्तर आए। और सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस आपको पता ही है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, कोई एंटीसीडेंट नहीं है, इन सब से आप पता लगा लोगे कि एडवर्ब क्लोज है। उसी तरह सेबेस्टियन टेक्स द टेडी बियर एवरीवेयर, कहां ले जाता है, एवरीवेयर ही गोज, कहां ले जाता है टेडी बियर को, जहां जहां, हर जगह वो जाता है। तो आपके इजीली समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अब आप देखिए
ओल्डर इंग्लिश में वेंस कहां से और विदर कहां को, कहां से कहां को, ये भी यूज में होते थे लेकिन आजकल ये यूज नहीं होते। इन ओल्डर इंग्लिश, ओल्डर है ये, ऑर्डर नहीं है, ओल्डर इंग्लिश वेंस एंड विदर कहां से और कहां को, वेंस यू गो तो विदर आर यू कमिंग फ्रॉम। तो ये इस तरीके से ओल्ड इंग्लिश में यूज होते थे। अगर ये भी मिल जाते हैं तो टाइम को ही बताते हैं, आज हालांकि वर्तमान में इनका यूज नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस। देखिए स्टूडेंट, पर्पस का मतलब क्या होता है? पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य, ठीक है, और इसलिए उद्देश्य को बताएंगे ताकि, इसका उत्तर आएगा। देखिए, टू डिस्क्राइब गोल्स और इंटेंडेड आउटकम्स ऑफ एन एक्शन, किसी कारण, आउटकम्स यानी परिणाम, परिणाम को बताने के लिए, या हम कह सकते हैं कि किसी चीज के किस लिए कर रहे हैं वो काम, ये बताने के लिए हम एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस का यूज करते हैं। और वी फॉर्म एन एडवर्बियल क्लोज ऑफ रीजन विथ कंजंक्शंस, किन कंजंक्शन से बनाते हैं? सो दैट, इन ऑर्डर दैट एंड लेस्ट, इनसे बनाएंगे, ये आपको ध्यान रखनी है। ताकि, और मीनिंग निकलेगा ताकि। अब आपने पूछा आई एम गोइंग अर्ली, मैं जल्दी जा रहा हूं ताकि आई कैन फाइंड ए गुड सीट। अब आप देखिए, तो एकदम आसान है ये, कहीं सो दैट से जुड़ रहा है, और आई एम गोइंग अर्ली सो आई डोंट हैव टू स्टैंड इन अ क्यू, तो सो दैट भी हो सकता है और अकेला सो भी हो सकता है। अब यहां सो आया, अब सो को देखकर कोई सोच सकता है कि ये तो कंपाउंड है, जी नहीं, आई एम गोइंग अर्ली सो आई डोंट हैव टू स्टैंड इन अ क्यू, ताकि मुझे, इस यहां पर ये किसको बता रहा है? ताकि, जबकि उसमें क्या बता रहा था? इसलिए, परिणाम को बता रहा था। तो एज वो कंपाउंड सेंटेंस था और उसमें वो किसको बता रहा था? कंपाउंड सेंटेंस कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के रूप में सो इसलिए को बताता है, यहां पर बताता है ताकि को। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आई रोट इट इन माई डायरी सो दैट आई वुडंट फॉरगेट, मैंने इसको अपनी डायरी में लिखा ताकि मैं इसको भूलूं नहीं, पर्पस को बता रहे हैं। तो फिर वही टाइम को बताए, प्लेस को बताए, पर्पस उद्देश्य को बताए, ये सारे क्या होते हैं? एडवर्बियल क्लोज होते हैं, और उनके जो कंजंक्शन है आपके सामने हैं। अब आप देखिए क्या कह रहे हैं, द कंजंक्शन दैट अकर्ड इन ओल्डर इंग्लिश, पुरानी इंग्लिश में दैट का भी यूज होता था। ही ड्रू द स्वॉर्ड दैट ही माइट डिफेंड हिमसेल्फ, उसने तलवार निकाली ताकि वो अपने आप को डिफेंड कर सके। अब यहां पर ऐसा नहीं कि उसने तलवार निकाली कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके, ताकि, क्यों निकाली तलवार, क्यों, कारण का रिलेशन आ रहा है जो नाउन क्लोज में नहीं आता है। तो इसलिए ये कौन सा क्लोज है? ओल्डर इंग्लिश दैट होते हुए भी ये कौन सा क्लोज है? ये नाउन क्लोज नहीं है, ये ध्यान रखना है। यहां पर ये एडवर्ब क्लोज है। कम हिदर, इधर आओ ताकि आई में ब्लेस दी, ताकि मैं तुम्हें आशीर्वाद दे सकूं। तो यहां पर ये दैट है, ओल्ड इंग्लिश का है। आपको ध्यान रखना है कि इसका मीनिंग किस तरीके से आ रहा है। कम हिदर, यहां आओ, आने का पर्पस क्या है? ताकि मैं तुम्हें ब्लेस कर सकूं। देखिए, उसने तलवार निकाली, उसका पर्पस क्या था, उद्देश्य क्या था? ताकि वो खुद की रक्षा कर सके। तो ये ओल्ड इंग्लिश में दैट भी यूज होता था। दैट को देखते ही कई लोग सोचते थे कि भाई ये तो नाउन क्लोज है, तो ऐसे बंधना नहीं है, अपने को पूरा इसको देखना है। एक क्वेश्चन भी अगर इस तरीके का हमारा सही हो गया, जो औरों का गलत हो सकता है बहुतों का, तो हमारे को एक प्लस पॉइंट मिल जाएगा, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। यस स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। एडवर्ब क्लोज ऑफ क्लोज और रीजन। यस, एडवर्ब क्लोज ऑफ कॉज और रीजन, कारण, कारण को बताता है, ठीक है। देखिए, दीज आर इंट्रोड्यूस्ड बाय द सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस बिकॉज, चूंकि, क्योंकि, एज, सिंस, दैट एज, इससे ये होते हैं, आपको ध्यान रखना है। चूंकि, क्योंकि, इस तरीके का मीनिंग इनका निकलता है। कारण को बताते हैं। आई डिडंट ईट बिकॉज आई वॉजंट हंग्री, ये आगे भी आ सकता है। बिकॉज आई वॉजंट हंग्री आई डिडंट ईट, चूंकि मैं, क्योंकि मैं हंग्री नहीं हूं इसलिए मैं खाना नहीं खाऊंगा। आप इसको बिकॉज वगैरह को तो आपको पता है एडवर्ब भी होते हैं, आप इसको ऐसे भी रख सकते हो। अगर ये आगे भी आए, इसको पीछे रख के भी देख सकते हो। मैंने खाना नहीं खाया, नहीं खाना खाया, इसका कारण क्या रहा, रीजन क्या रहा?
तो रीजन का रिलेशन कभी भी नाउन क्लोज या एडजेक्टिव क्लोज नहीं बताते। और अगर रीजन वर्ड आता भी है तो अगर वाई आता है तो उसके आगे रीजन वर्ड एंटीसीडेंट के रूप में आएगा। आप देख लेना एग्जांपल से, ही थिंक्स बिकॉज ही इज रिच ही कैन बाई जस्टिस। वो सोचता है कि क्योंकि वो रिच है वो सब कुछ खरीद सकता है। तो वो आप ऐसे सोच सकते हो कि ही थिंक्स ही कैन बाई जस्टिस, वो सोचता है वो न्याय खरीद सकता है क्योंकि वो पैसे वाला है। तो ये जो चीज है ये इस रूप में बीच में भी आ सकता है, एडवर्बियल क्लोज एक क्लोज के बीच में इस रूप में भी आ सकता है। एज इट वॉज लेट, चूंकि लेट हो रही थी, वी डिसाइडेड टू स्टॉप वर्किंग। वी डिसाइडेड टू स्टॉप वर्किंग, हमने काम छोड़ने का या काम रोकने का निश्चय किया। क्यों? क्योंकि लेट हो रही थी। क्यों? कारण। तो क्यों का उत्तर आएगा, आपको ध्यान रखना है। और कोई एंटीसीडेंट जैसे कोई वर्ड आपको नहीं मिलेगा, द रीजन या ऐसा वर्ड नहीं मिल रहा है। सिंस इट्स बीन रेनिंग वी हैव स्टेड इंडोर्स। चूंकि बारिश हो रही थी इसलिए हम अंदर ही रुके। हम अंदर ही रुके क्योंकि बारिश हो रही थी। तो कारण, आई एम ग्लेड, मैं खुश हूं, दैट यू लाइक इट, मैं खुश हूं क्योंकि तुम्हें यह पसंद आया। और एज ही वॉज नॉट देयर आई स्पोक टू हिज ब्रदर। ठीक है, चूंकि वो ग्लेड नहीं था, एज ही वॉज नॉट देयर, चूंकि वो वहां नहीं था, आई स्पोक टू हिज ब्रदर, मैंने उसके भाई से बात की। वो वहां नहीं था इसलिए मैंने उसके भाई से बात की। तो आपको कारण दिख रहा है, क्यों का उत्तर आ रहा है, तो ये एडवर्ब क्लोज है। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स आगे, एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन। अब इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। इफ वाले जितने भी है, चाहे वो इफ हो, चाहे वो देन, कहीं पे भी आपको जैसे मान लीजिए इफ आ गया आपके सामने, या फिर आपके सामने ओनली इफ, वेदर, इस तरीके के अगर आ जाते हैं तो वो एडवर्ब कंडीशनल सेंटेंस आपके पढ़े हुए वो जितने भी होते हैं कंडीशनल, जिसमें कुछ भी हो, तो वो सारे के सारे क्या होंगे, एडवर्ब क्लोज ही होंगे। एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन शर्त को बताते हैं, शर्त सूचक होते हैं, किसी भी शर्त को बताते हैं। एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशंस आर इंट्रोड्यूस्ड बाय द सबऑर्डिनेट कंजंक्शन इफ, वेदर, अनलेस, एज, एटसेट्रा। ये आपको ध्यान रखने, जो भी कंडीशनल सेंटेंस है, चाहे उसमें इन्वर्जन हुआ हो, हैड वगैरह आगे आए हो, वर आगे आया हो, इस तरीके से भी अगर आए तो आपको वो ध्यान रखना है कि वो हमेशा इफ क्लोज जितने भी होते हैं वो सारे के सारे सबऑर्डिनेट क्लोज होते हैं और इसलिए वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करते हैं। और उसमें भी वो सबऑर्डिनेट क्लोज के रूप में भी एडवर्ब क्लोज ही होंगे, हमेशा ये ध्यान रखना है। कम, आओ, इफ यू विश टू, अगर तुम्हारी इच्छा है, कंडीशन है ना। उसी तरह आप आगे देखिए, इफ इट रेन्स, अगर बारिश होगी तो वी शैल स्टे एट होम, हम घर पे रुकेंगे। आई मस्ट गो, यू मस्ट गो, वेदर यू हियर फ्रॉम हिम और नॉट, तुम्हें जाना है भले ही तुम उसके बारे में सुनो या ना सुनो। अनलेस यू वर्क हार्डर, अगर तुम हार्ड वर्क करोगे, यू विल फेल, अगर तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे, अनलेस। इसी तरह वर आई अ बर्ड, अगर मैं एक पक्षी होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। तो इस तरीके से जो इन्वर्जन किया हुआ होता है, इफ आई वर अ बर्ड, ये वही है। तो ये भी क्या होगा, एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन ही होगा, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते स्टूडेंट, सिक्स्थ। अब ज़्यादा दिल्ली दूर नहीं है, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अपने को और हम आराम से इनके अंतर को समझ पाएंगे। एडवर्ब क्लोज ऑफ रिजल्ट और कंसेक्वेंस। कंसेक्वेंस किसको कहते हैं, परिणाम को कहते हैं। कंसेक्वेंस का मतलब क्या होता है, परिणाम। तो एडवर्ब क्लोज ऑफ रिजल्ट और कंसेक्वेंस, परिणाम होता है। एडवर्बियल क्लोज रिजल्ट डिस्क्राइब इफेक्ट्स, देखिए परिणाम किसको बताता है, इफेक्ट्स और अनइंटेंडेड आउटकम्स। आउटकम्स का मतलब क्या होता है, परिणाम को बताता है, किसी चीज का रिजल्ट, परिणाम। और ये किससे इंट्रोड्यूस होते हैं, सो दैट, सच दैट, सो दैट, सच दैट। आपसे ये वैसे कोई नहीं पूछेगा कि इसमें एडवर्ब क्लोज ऑफ रिजल्ट है कि ये है वो, आपसे ये पूछा जाए नाउन क्लोज है, एडजेक्टिव क्लोज है, एडवर्ब क्लोज है, इंडिपेंडेंट क्लोज है कि सबऑर्डिनेट क्लोज है। आपको मोस्टली बस उसी पर फोकस्ड रहना है। आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूं इसलिए, अब यहां पर देखिए, यहां इसलिए आई एम गोइंग टू बेड, मैं बेड में जा रहा हूं, ठीक है। और ही मिस्ड द बस, सो ही वॉज लेट फॉर वर्क अगेन, उसने बस मिस कर दी इसलिए वो बस के लिए लेट हो गया। ही इज सच ए गुड मैन
दैट ऑल रिस्पेक्ट हिम, कि सारे, वो इतना अच्छा आदमी है कि सारे उसके, तो यहां पर ही मिस द, तो सो दैट से भी ऐसे हो सकता है ही इज सच ए गुड मैन, ही इज सो गुड मैन, या ही इज सो अ गुड मैन दैट ऑल रिस्पेक्ट हिम, सच दैट, सो दैट भी इस तरीके से हो सकता है, रिजल्ट और कंसिक्वेंस यानी परिणाम को बताता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, एडवर्ब क्लोज ऑफ कॉन्ट्रास्ट और कंसेशन, ये ध्यान रखिए, एडवर्ब क्लोज ऑफ कॉन्ट्रास्ट और कंसेशन। देखिए एडवर्ब क्लोजेस ऑफ सपोजिशन और कंसेशन, कंसेशन क्या होती है, कंसेशन या कॉन्ट्रास्ट, विरोधाभास, पैसे वाला है फिर भी कंजूस है, वह बहुत पैसे वाला है फिर भी दुखी है, वह गरीब है फिर भी ईमानदार है, विरोधाभास को दर्शाता है, या स्वीकृति, एक चीज, एक फैक्ट को हम स्वीकार कर लेते हैं, या पैसे वाला है कंसेशन दे देते हैं, लेकिन उसका कॉन्ट्रास्ट आता है कि फिर भी वो कंजूस है। तो एडवर्ब क्लोज ऑफ सपोजिशन और कंसेशन आर इंट्रोड्यूस्ड बाय द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दो, ऑल्दो, इवन इफ, इवन दो, दो, ऑल्दो, इवन दो, इवन इफ, इससे होता है। इवन इफ जो है भले ही वो पैसे वाला है, इवन इफ ही इज रिच। तो ऑल्दो द सन वॉज शाइनिंग, हालांकि सन है वो शाइन कर रहा था, इट वॉज कोल्ड, फिर भी ठंड थी। दो आई एम पुअर, मैं गरीब हूं, हालांकि आई एम ऑनेस्ट, मैं ईमानदार हूं। इवन इफ इट रेन्स, भले ही बारिश हो, आई शैल कम, मैं आऊंगा। और बिल केप्ट प्लेइंग गोल्फ इवन दो इट वॉज रेनिंग, उसने खेलना जारी रखा भले ही बारिश हो रही थी। तो ये सपोजिशन, विरोधाभास, एक फैक्ट हम मान लेते हैं और उसके अगेंस्ट दूसरी फैक्ट की स्वीकृति देते हैं, तो ये कौन सा हो गया, कॉन्ट्रास्ट या कंसेशन हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, यस, मच एज आई वॉन्ट टू आई कांट हेल्प यू, भले ही मैं कितना ही चाहूं मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। तो ये भी किसका है, भले ही कॉन्ट्रास्ट का है, चाहूं लेकिन फिर भी मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, वो वाले जितने भी है ना वो सारे एडवर्ब क्लोज ऑफ कॉन्ट्रास्ट है। तो अब आप देखिए एडवर्ब क्लोजेस ऑफ कंपैरिजन, तुलना। अब आप तुलना दो तरीके से, एज, सो एज। तो ये जो डिग्री वाले जितने भी सेंटेंस है, डिग्री वाले जितने भी डिग्री वाले सेंटेंस है, चाहे वो मैनर की डिग्री हो या एडजेक्टिव की डिग्री हो, सब के सब एडवर्ब क्लोज होते हैं। और इसलिए आपको बहुत ज्यादा दिमाग पर प्रेशर नहीं करना, डिग्री वाले सेंटेंस सारे के सारे एडवर्ब क्लोज होते हैं। और कौन से होते हैं, कंपैरिजन में होते हैं। क्लोजेस ऑफ कंपैरिजन टू काइंड, दो तरह के होते हैं, एडवर्ब क्लोजेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ डिग्री और एडवर्ब क्लोजेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ मैनर। तो मैनर और एडजेक्टिव दोनों में जो डिग्री हो वो सारे के सारे क्या होते हैं, एडवर्ब क्लोज ही होते हैं। अब आप देखिए क्या कह रहे हैं, एडवर्ब क्लोजेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ डिग्री आर इंट्रोड्यूस्ड बाय द सबऑर्डिनेट कंजंक्शन देन, ही इज टॉलर देन मी, या ही इज टॉलर देन आई एम, और बाय द रिलेटिव एडवर्ब एज, ही इज ओल्डर देन ही लुक्स, देन से हो गया। He is as stupid as he is lazy. अब आप देखिए he is as stupid as he is lazy. उसी तरह he is not so clever as you think. तो ये सारे के सारे क्या, so, as, then, as, ये सारे क्या होते हैं, डिग्री वाले होते हैं। और मैनर वाले भी जो तरीके को बताते हैं, पद्धति को बताते हैं, तो वो जो होते हैं वो भी आप कर सकते हो। उसमें भी वही होता है, इंट्रोड्यूस्ड बाय द एडवर्ब एज, यू मे डू एज यू प्लीज, तुम वैसे ही कर सकते हो जैसी तुम्हारी इच्छा है। और एज ही हैज लिव्ड सो विल ही डाई, जैसे वो जिया है वैसे ही वो मरेगा। मैनर को, तरीके को बता रहा है, तो मैनर को बता रहा है। मैनर वाले एज, सो एज, देन, ये वाले जितने भी हो वो एडवर्ब क्लोज ऑफ डिग्री होते हैं या मैनर होते हैं। तो स्टूडेंट, हालांकि मैंने ये वीडियो जो है वो थोड़ा सा एक क्रूशल टाइम पर बनाया है और मेरी कोशिश रहेगी कि KNM जो ग्रामर की तरह आपके लिए कल्प इंग्लिश एकेडमी भी आपके लिए बहुत कुछ करे। हालांकि बहुत टाइम कम है, लेकिन एक बार आप ये वीडियो देख लेना, जिससे आपको जो है वो क्लोजेस का निर्धारण करने में सुविधा हो। आगे आप कोई भी एग्जाम देंगे आपके सारे डाउट्स जो है क्लियर करेंगे, ऐसी हमारी इच्छा है। अगर आप वीडियो पसंद आए और आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ हो तो निश्चित रूप से आप अपने कमेंट देना, जिससे कि मैं
आपके लिए और हेल्पफुल करने के लिए एनकरेज हूँ। आपको परीक्षा के लिए बहुत बहुत बधाई। इसी तरह खुश रहिए, चमकते रहिए, आपका निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ कल्प इंग्लिश एकेडमी की तरफ से फिर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।